हेलो फ्रेंड्स, आपका राय यूपीएससी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं यार। थोड़ा बहुत बिजी हो गए थे बीच में, इसलिए टाइम मिला नहीं। ठीक है। और आप लोगों का जैसे जी मेल में हमें बहुत सारा रिस्पांस आया था, मेल में, टेलीग्राम में। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे बच्चों का बोलना ये था कि सर ऑलरेडी जीएस के लिए ना बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने करा चुका है एलिमिनेशन वगैरह। ठीक है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा जीएस वाला जो अपना है ना उसे पॉज कर दिया। बट जैसे हमने आपको बोला था कि हम आपका सी सेट जरूर कराएंगे, तो हम इसीलिए सी सेट की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को सी सेट में प्रॉब्लम, तो हम इस सीरीज में करेंगे क्या, 2019 से लेकर के 2022 तक के आपके क्वांट और रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। और उससे रिलेटेड क्या फ्यूचर में क्वेश्चन आ सकते हैं हम उसको भी देखेंगे, क्योंकि 2018 तक तो सी सेट का पेपर ऑलमोस्ट इजी ही था, मतलब बहुत आसानी से क्रैक हो गया था। बट आफ्टर 2019 टफनेस का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि सी सेट का पेपर ही पेपर ऑफ एलिमिनेशन हो गया यूपीएससी में। वरना जीएस का पेपर तो ऑलमोस्ट देखोगे 50% भी कट ऑफ नहीं जा रहा है जीएस के पेपर में, लेकिन वहीं सी सेट का पेपर आप देखो हार्ड से हार्ड होता जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा फोकस हमको सी सेट पे रखना होगा, वो भी 2019 से 2022 तक के अगर आप पेपर लगा लेते हैं। अगर आप इस वीडियो को ना 2-3 बार आप देखना, पहली बार तो आप मेरे साथ देखना जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज करना, खुद से ट्राई करना। ठीक है। सेकंड टाइम क्या करना, कुछ दिन बाद आप फिर से इसे रिवीजन के तौर पे 1.5 पे करके देखना, 1.75 पे करके देखना। ठीक है, जल्दी जल्दी सॉल्व करना। और फिर लास्ट का जब एक हफ्ता बचेगा यूपीएससी में, तो फिर आप इसको 2s में करके देखना। तो इससे क्या होगा ना, आपको एक क्वेश्चन अप्रोच करने का तरीका पता चलेगा। सबसे पहले यूपीएससी में क्वेश्चन अप्रोच कैसे करने क्वांट और रीजनिंग के। ठीक है, और थैंक यू वेरी मच यार। हमारे यूट्यूब में ऑलमोस्ट 5000 सब्सक्राइबर हो गए, और टेलीग्राम में भी आप लोगों का गजब का सपोर्ट रहता है, बहुत आप लोग शेयर करते हो फाइल्स को। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और टेलीग्राम से आप हमारे जुड़ो। ठीक है, टेलीग्राम में राह यूपीएससी का सी सेट भी चैनल है, उससे भी आप जुड़ सकते हो अगर आपको सी सेट रिलेटेड से स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। वरना राह यूपीएससी का एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, तो आप उससे भी ऐड हो सकते हो। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सीरीज अपने। आज हम 2019 का डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ये एनालिसिस देख लेना। क्यों मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं करा रहा हूँ यार, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा वेग एरिया है ना यार, जिसपे देखो एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं, हमारा एजम्पशन क्या है, यूपीएससी ने क्या एजम्पशन किया, तो उस पर बहुत वेरिएशन होता है। ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। ये बेसिकली ऐसा क्या होता है, ये रीडिंग स्किल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, रीडिंग स्किल। और रीडिंग स्किल मैं आपको सिखा नहीं सकता, ये आपको खुद सीखनी है डेली न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ के। ठीक है, डेली न्यूज़पेपर से आपको अपनी रीडिंग स्किल अच्छी करनी है। अब मैं बात करूंगा क्वांट और रीजनिंग की। जैसे देखो, इसको मिला के आपके 50 क्वेश्चन हो रहे हैं, और आपको पता है सिर्फ 66 मार्क्स चाहिए, जो इस 50 क्वेश्चन से बहुत इजीली कवर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा पूरा ब्रेकडाउन 2019 में क्या कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आप ये देख लो, और फिर इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स डिजिट 5 विल अपीयर व्हाइल राइटिंग द इंटीजर फ्रॉम 1 to 1000। इसका मतलब क्या है कि जैसे हम 1 से लेकर के 1000 तक अगर हम डिजिट को लिखते हैं, तो इस पे 5 जो है कितने टाइम आ रहा है, कितने टाइम्स आ रहा है। ठीक है, ये याद रखना। जैसे कि 0 to 10 अगर हम लेंगे, 0 से 10 में तो 5 कितनी बार आएगा, एक बार आएगा। ठीक है, ऐसे ही 10 से 20 के बीच में लेंगे तो कितनी बार आएगा, 15 आएगा, एक बार आएगा। फिर ऐसे ही करते करते जब हम काउंट करेंगे, तो ये एक थंब रूल होता है। क्या होता है, इसको नोट में आप लिख लेना कि 1 to 100 के बीच में जितने भी डिजिट हैं एक्सेप्ट 1, सारे जो डिजिट है वो 20 टाइम्स आते हैं। ठीक है, कितने टाइम्स आते हैं, 20 टाइम्स आते हैं। वन एक लौता ऐसा है जो कि 21 टाइम्स आता है। ठीक है, तो इसको आप लोग अपने नोट्स में जरूर लिख लेना कि वन जो है, ये सिर्फ एक लौता ऐसा है जो कि 21 टाइम्स आता है। सो ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं कि 1 to 100 के बीच में 5 जो है, ये कितनी बार आया होगा, 20 टाइम्स आया होगा। ठीक है, 20 टाइम्स आया होगा। और अब क्या कह रहा है कि जब हम 1000 तक जाएंगे, तो 100 तक में इतना है, तो 1000 अगर जाना है तो इंटू 10 कर देंगे, ऐसे ही इस पे इंटू 10 कर देंगे, यानी 200 टाइम्स तो आ ही गया होगा यहाँ तक। ठीक है, अब देखो, ये तो हमने बात कर ली नॉर्मल जो सीरीज। अब तुम एक चीज आप भी जानते हो कि जैसे ही हम 50 से लेकर के 59 तक जाएंगे, तो यहाँ पे 10 बार आई होगी सीरीज। ठीक है, क्योंकि 51 होगा, 52 होगा, 53 होगा, 54 होगा, 55 होगा, यहाँ पे 2 बार 5 आ गया। ठीक है, ऐसे ही जब सीरीज 500 से स्टार्ट हुई होगी, 501 से लेकर के 599 तक, तो यहाँ पे एक पूरी सीरीज में 100 बार, 100 टाइम्स जो है, यहाँ पे 5 एक्स्ट्रा आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये 100 टाइम्स और ऐड कर देंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 300 टाइम्स। अब देखो, यहाँ पे फ्यूचर क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, जैसे मैंने आपको एक्सेप्शन बताया था कि 1 से 100 के बीच में
जो 1 होता है ये सिर्फ 21 टाइम्स आता है और बाकी जितने भी नंबर होते हैं ये 20 टाइम्स आते हैं, ठीक है। तो ऐसे पूछ सकता है आपसे, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे डिजिट 6 कर सकता है, 7 कर सकता है, 1 भी कर सकता है। तो ये थंब रूल जरूर याद रखना है, ये वाला जो थंब रूल है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, आंसर सी। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो बॉक्स हैं ए एंड बी, ठीक है, टू हैवी बॉक्स। इफ बी इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ए, वेट इंक्रीजेस बाय 60%। अब इस पे देखते हैं, ब्लैंक स्लाइड नहीं है, चलो आ जाओ यहीं पे सॉल्व करते हैं इसे। परसेंटेज के ना कुछ रूल होते हैं, जैसे कुछ कुछ बहुत बेसिक बेसिक याद रख लेना परसेंटेज आपके जो होते हैं, ठीक है। जैसे कि 8% होता है, इसको बोलिए 12.5 होता है, ठीक है। 8% को जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाता है, 12.5 आता है, ठीक है। और 25% ये 1/4 होता है, ठीक है। 25% कितना होता है, 1/4 होता है। सॉरी ये 8% ना, ये नहीं होगा, क्योंकि 8% को जैसे ही तुम करोगे तो 8/100 हो जाता है ये, ठीक है। 2/25 होगा, ये 0.8 के आसपास होगा, ठीक है। हाँ 0.8 के आसपास, ठीक है। अब जो 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4, क्योंकि 25/100 होता है ये, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, वेट कितने से इंक्रीज हुआ, 60% से वेट इंक्रीज हुआ। 60% का मतलब क्या हुआ, 60/100% हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, तो यानी 3/5। अब देखो क्या कह रहा है कि वेट इंक्रीजेस बाय 50, यानी यहाँ पे फ्रैक्शन समझो कैसे इसे सॉल्व करेंगे। 5 में 3 का इंक्रीज, तो 5 में जब 3 का इंक्रीज होगा तो पहले वेट कितना था, 5। अब इस पे +3 बढ़ गया तो वेट कितना हो गया, 8। तो पहले कौन सा वेट था, ए था, मतलब सिर्फ ए ब्लॉक था, ठीक है। अब ए के ऊपर बी को रख दिया गया, पहले ए था, अब ए के ऊपर बी को रख दिया गया, तो टोटल वेट कितना हो गया, 8। तो वेट इंक्रीज कितना हुआ, 3 वेट इंक्रीज हुआ, +3 इंक्रीज हुआ, तो +3 किसका हो सकता है, बी का वेट होगा। क्योंकि अगर इक्वेशन तो तुम सॉल्व करोगे तो ए इज इक्वल टू 5 है और a प्लस बी इक्वल टू 8 है, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, b की वैल्यू 3 आ गई। अब क्या कह रहा है कि हाउ मच वेट विल रिड्यूस विथ रिस्पेक्ट टू द टोटल वेट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। जो टोटल वेट है ए एंड बी का वो कितना है, 8, इसके रिस्पेक्ट में कितना रिड्यूस होगा जब हम बी को रिमूव करेंगे। तो बी को जैसे ही हम रिमूव करेंगे तो कितना, 3/8 इंटू 100, ठीक है। तो ये कितना होगा, 12.5, और जैसे इसको तुम करोगे तो ये हो जाएगा 37.5। तो इसका आंसर क्या होगा, 37.5। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछ लेता कि विथ रिस्पेक्ट टू द वेट ऑफ ए, अगर पूछता यहाँ पे टोटल वेट की जगह अगर वेट ऑफ ए पूछता तो 3/5 इंटू 100 होता, तब आंसर आता 60%, ठीक है। तो परसेंटेज में ये बहुत जरूर याद रखना कि किसके रिस्पेक्ट में बोला गया है। जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाएगा वो हमेशा नीचे होगा, उसी के रिस्पेक्ट में हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड नंबर। ये क्वेश्चन जो है ना परमुटेशन का क्वेश्चन है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, ठीक है। यहाँ पे कहता है नंबर ऑफ पैरेललोग्राम दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइन इंटरसेक्टिंग अनदर सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइन। तो देखो कितने सेट ऑफ पैरेलल लाइन है, एक है 4 पैरेलल लाइन का, दूसरा 4 पैरेलल। तुम्हें पता है पैरेललोग्राम बनाने के लिए हमको एटलीस्ट 4 लाइन चाहिए होती हैं, यानी ये दोनों पैरेलल होंगी आपस में और ये दोनों आपस में, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि एक सेट ऑफ पैरेलल लाइन ये है, ठीक है। तो टोटल 4 थी और 4 में से हमें 2 चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 4c2 इंटू, अब 2 यहाँ पे होंगी पैरेलल लाइन, तो ये दूसरा सेट हो जाएगा 4 का, तो ये कितना हो जाएगा, 4c2। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये इसका एक फॉर्मूला होता है NCR, तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये यहाँ से सॉल्व है, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो इसका आंसर क्या आएगा, 36 इज द आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है कि इन अ स्कूल एवरी स्टूडेंट इज असाइंड अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। हर एक बच्चे को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया गया। जो भी फुटबॉल प्लेयर होता है वो डिविजिबल होता है 4 से, और जो क्रिकेट खेलता है उस वो नंबर किससे डिविजिबल होता है, 6 से। तो यहाँ पे एक आप डिविजिबिलिटी रूल देख लो, ठीक है। डिविजिबल रूल 2 और 3 का तो सबको पता होता है। 4 का डिविजिबल रूल क्या है कि लास्ट के 2 डिजिट जो है ये 4 से डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। 8 के रिस्पेक्ट में क्या होता है कि लास्ट की 3 डिजिट जो होती है किसी भी नंबर की वो डिवाइड होनी चाहिए किससे, 8 से, ठीक है। और ऐसे ही 9 में क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइडेड बाय 9 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है।
7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सपोज करो कोई नंबर है 1 2 3 4। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि इन दोनों को ऐड करो, यानी 4 + 6 -3 + 1 4। और ये अगर 0 या फिर डिवाइड बाय 7 हो रहा है तब वो नंबर 7 से डिवाइड होगा, वरना वो डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि ए बी सी डी अगर कोई 4 डिजिट नंबर है तो बी प्लस डी माइनस ए प्लस सी, ये या तो 0 होना चाहिए या तो 7 से डिवाइड होना चाहिए। यही सेम रूल 11 के लिए भी होता है। ठीक है, तो ये हो गया एक थोड़ा बेसिक कंसेप्ट हमारा डिविजिबिलिटी रूल का। अब आ जाओ इस पे, हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा था। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जो फुटबॉल खेलते हैं वो 4 से डिविजिबल है, और जो क्रिकेट खेलता है वो नंबर 6 से डिविजिबल है। ठीक है, इफ एवरी नंबर फ्रॉम 1 to 100 इज असाइंड टू अ स्टूडेंट, देन हाउ मेनी ऑफ देम प्ले क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल। यहाँ पे देखो एज वेल एज का मतलब क्या है, क्रिकेट एंड फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, यानी साथ में। तो जब भी एज वेल एज या साथ में बोलेगा कोई भी चीज, तो हमेशा हम क्या निकालते हैं, एलसीएम, दैट इज द लोवेस्ट कॉमन फैक्ट मल्टीपल। ठीक है, अब देखो 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा, क्योंकि 12 एक ऐसा नंबर है जो 4 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा। अगर यहाँ पे एज वेल एज नहीं बोलता, इधर लिख देता, इधर क्रिकेट और फुटबॉल। ठीक है, अगर ऐसा होता तो हम क्या निकालते, यहाँ पे हम निकालते एस सी एफ, 4 और 6 का एस सी एफ हम निकालते। ठीक है, जो कि क्या मिलता, 2 मिलता इसका। अब देखो, अब यहाँ पे इसका एलसीएम क्या आ गया, 12 आ गया। ठीक है, तो जब 12 आ गया तो 1 से 100 के बीच में 12 के कितने मल्टीपल होते हैं, 1 से 100 के बीच में 12 के 8 मल्टीपल होते हैं। क्योंकि ये क्या कह रहा है, दोनों नंबर डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, अगर असाइन करेंगे तो 12 होगा, 24 होगा, 36 होगा, 48 होगा, ऐसे ही करते करते 96 तक होगा। तो ये कितने होते हैं, 8 मल्टीपल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हेन अ रनर वाज क्रॉसिंग अ 12 किलोमीटर मार्क, शी वाज इन्फॉर्म्ड दैट शी हैज कंप्लीटेड 80% ऑफ द रेस। अब देखो उसने 80% रेस कंप्लीट की। हम सबको पता है कोई भी चीज़ जो कंप्लीट होती है तो वो कितना होता है, 100% होता है। तो हम ये मानते हैं कि जो रेस होगी ना हमारी, ये 100% होगी। ठीक है, तो 100% यानी कंप्लीट रेस हो गई। अब ये कह रहा है कि जब 80% मार्क कब आता है, जब वो 12 किलोमीटर क्रॉस करता है। ठीक है, अब उसने 12 किलोमीटर क्रॉस किया तो कितना, 80% क्रॉस किया। तो 100% कितना होगा, यानी कंप्लीट रेस जब करेगा तब कितना होगा, तो तब होगा ये 15 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 15 किलोमीटर इज द आंसर। ठीक है, अब जाओ 6 क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है कि राजू हैज 9,000 रुपीज विथ हिम। ठीक है, he wants to buy a mobile handset but he find that he has only 75% of the amount required to buy handset। अब देखो, अभी हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि हम कोई भी चीज़ जो कंप्लीट होती है ना उससे मानते हैं 100%। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जो हैंडसेट की प्राइस थी, जो भी हैंडसेट की प्राइस थी ना, वो हम मान लेते हैं कि वो 100% मान लेते हैं उसे। ठीक है, तो 75% जो दे रखा है हमें, उसकी वैल्यू कितनी है, 9,000 रुपये। 9,000 रुपये किसके, राजू के पास थे, और वो 75% है। तो 100% यानी कितनी रही होगी उस हैंडसेट की प्राइस। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे 25 से 3 टाइम्स, और ये 4 टाइम, और ये 3,000, तो यानी 12,000 रुपये जो थे, ये थी हैंडसेट की प्राइस। 12,000 रुपये प्राइस थी। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर फोर ही बोरो 2,000 फ्रॉम अ फ्रेंड। तो 9,000 उसके पास थे, उसने 2,000 अपने फ्रेंड से लिए, तो टोटल कितने हो गए उसके पास, 11,000 रुपये हो गए। अब 11,000 उसके पास हो गए, फ़ोन की प्राइस कितनी है, 12,000। तो भाई अभी भी 1,000 रुपये कम है। तो अभी क्या होगा, अब देखते हैं स्टेटमेंट, राजू डज नॉट हैव इनफ मनी टू बाय द हैंडसेट। ठीक है, पहले स्टेटमेंट ही सही है हमारी, क्योंकि इसके पास 11,000 है, फ़ोन 12,000 का है। बाकी स्टेटमेंट आप लोग एक बार देख लेना क्या क्या है, बट वो गलत ही होगी क्योंकि पहली स्टेटमेंट सही हो चुकी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये वाला तरीका ज़रूर याद रखना, परसेंटेज में कैसे निकालते हैं कोई भी चीज़ जो होती है ना, उसको हम कंप्लीट तब मानते हैं जब वो 100% होती है। जैसे यहाँ 75% था, ऐसे ही पिछले क्वेश्चन में आप देखो कि 80% मार्क उसने कंप्लीट किया, तो हमने रेस को 100% माना। यहाँ पे हमने हैंडसेट की प्राइस को 100% माना। ठीक है, तो परसेंटेज के यहाँ से ज़्यादा वेरिएशन नहीं मिलेगा क्वेश्चन, बस इतने ही मैक्सिमम लेवल है यहाँ क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एज रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो, एज इन 2002 मीनू एज वॉज 1/3 ऑफ द एज ऑफ मीरा। ठीक है, 2002 की बात है कि मीनू की एज
और मीरा की एज का अगर तुम रेशियो लोगे तो 1:3 आ रहा है। ठीक है, अब देखो 2010 में क्या हुआ कि मीनू और मीरा की एज में कितने का आ गया, हाफ हो गई रेशियो, यानी इनके बीच का रेशियो हाफ हो गया। ठीक है, तो जब भी एज वाले क्वेश्चन आए, एज वाले क्वेश्चन में रेशियो हमेशा सेम करना। रेशियो इन द सेंस जो इनके बीच का डिफरेंस है। ठीक है, एज के बीच का डिफरेंस यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ पे कितना है 1, इन दोनों डिफरेंस को हमेशा आपको सेम करना है। ठीक है, तो इसको कैसे सेम कर सकते हैं, हम इस पे इंटू टू कर देंगे, तो इंटू टू कर देंगे तो ये हमारा कितना बन जाएगा, 2:4 हो जाएगा। ठीक है, जब भी 2:4 हो गया, अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि देखो अगर मीनू की एज 1 से लेकर के 2 आई 2010 में, ठीक है, तो कितने का इंक्रीज हुआ, +1 का। और यहाँ पे ईयर कितने का इंक्रीज हुआ, 2002 से 2010 तक में कितना इंक्रीज हुआ, 8 साल का। ठीक है, तो ये एक यूनिट की वैल्यू 1 से 2 तक की एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 8 ईयर हो गई, क्योंकि 2002 से 2010 में चेंज। तो जो मीनू की एज रही होगी 2002 में, ये कितनी रही होगी, 1 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 8 साल, तो मीनू की एज कितनी रही होगी, 8 ईयर। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मीनू ईयर ऑफ बर्थ। तो जब 2002 में मीनू 8 साल की थी, तो मीनू पैदा कब हुई होगी, 8 साल पहले, यानी 1994 में। तो ये हो गई मीनू की डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो एज वाले कंसेप्ट में एक चीज याद रखना है कि इन दोनों के बीच का रेशियो, इन दोनों के बीच का रेशियो हमको हमेशा सेम रखना है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि राकेश एंड राजेश टुगेदर बॉट 10 बॉल एंड 10 रैकेट एंड स्पेंड 1300 एंड 1500 रुपीज। ठीक है, तो हम बॉल को बी मानेंगे, ठीक है, और रैकेट को कितना मानेंगे, आर मान लेते हैं। ठीक है, आर से डिनोट करते हैं, तो 10 बॉल्स +10 रैकेट इज इक्वल टू कितने का, 1300 का ये, 1500 का ये, टोटल कितना हो गया, 2800 रुपये हो गए। ठीक है, अब देखो इफ द रैकेट कॉस्ट 3 टाइम्स बॉल, रैकेट की जो कॉस्ट है बॉल की 3 गुनी है यहाँ पे। ठीक है, 3 टाइम्स, तो हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ रैकेट। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, इन दोनों इक्वेशंस को। ठीक है, और नीचे कमेंट में आंसर करना है ऐसे 8 और ABCD करके लिख देना। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करके आप आंसर निकाल देना इसका। अब आज 9th क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या है कि इन अ कॉन्फ्रेंस आउट ऑफ 100 पार्टिसिपेंट 70 आर इंडियंस। ठीक है, एंड 60 ऑफ द टोटल पार्टिसिपेंट आर वेजिटेरियन। ठीक है, तो इसको पहले बना लो, यहाँ पे 100 लिखो। ठीक है, देखते हैं ब्लैंक पेज है कि नहीं है, यहीं पे अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। टोटल 100 थे, ठीक है, जिसमें से 70 जो है ये कौन है, इंडियंस हैं। ठीक है, अगर 70 इंडियंस हैं तो 30 कौन होंगे, 30 जो होंगे ये होंगे फॉरेनर्स। ठीक है, अब देखो अब क्या कह रहे हैं, इफ 60 ऑफ द टोटल पार्टिसिपेंट आर वेजिटेरियन, यानी 100 में अगर 60 वेज वाले हैं तो नॉन वेज वाले कितने होंगे, 40। ठीक है, अब देखते हैं स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है कि एटलीस्ट 30 इंडियन पार्टिसिपेंट्स आर वेजिटेरियन, कम से कम 30 जो है इंडियन पार्टिसिपेंट वो क्या है, वेजिटेरियन। तो वेजिटेरियन देखो है कितने, टोटल 60 है, तो यानी तुम ये तो कह सकते, ये एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है सारे जो 30 फॉरेनर हो ये वेजिटेरियन हो सकते हैं, 30 फॉरेनर। ठीक है, तो 30 फॉरेनर अगर वेजिटेरियन हो गए तो 30 और बचे, तो एटलीस्ट 30 जो इंडियंस होंगे ये वेजिटेरियन होंगे। पहली स्टेटमेंट तो सही है। दूसरी देखो क्या है, एटलीस्ट 10 इंडियन पार्टिसिपेंट्स आर नॉन वेजिटेरियन, तो नॉन वेजिटेरियन वाले कितने, 40 हैं। अगर हम पूरे फॉरेनर को नॉन वेजिटेरियन मान लेते हैं तो 30 तो फॉरेनर हो जाएंगे, बचे कितने, 10 और बचे, तो ये 10 और कौन हो सकते हैं, एटलीस्ट इंडियन हो सकते हैं। तो दूसरी स्टेटमेंट भी सही है हमारी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या हो रहा है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। डायरेक्शन के क्वेश्चन को ना पढ़ते साथ ही मत बनाया करो, इसके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन एक बार फुल पढ़ लो उसके बाद बनाते हैं, क्योंकि कभी कभार ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का डिफरेंस होता है। द डिस्टेंस बिटवीन PQ इज 60 किलोमीटर। ठीक है, वेयर एज द डिस्टेंस बिटवीन P and R 80 किलोमीटर। ठीक है, Q इज इन दी वेस्ट ऑफ P। अब यहाँ से बनाना शुरू करो जहाँ पे डायरेक्शन तुम्हें मिल गई है। Q क्या है, वेस्ट ऑफ P में है, P के डायरेक्शन कैसे होगी, ये होगी डायरेक्शन नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। ठीक है, Q जो है इज इन दी वेस्ट ऑफ P यहाँ पे, R इज इन दी साउथ ऑफ P। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब P और Q के बीच का डिफरेंस कितना है, 60। P और R के बीच का कितना है, 80। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, यहाँ पे लगेगा पाइथागोरस।
पाइथागोरस पता है ना सबको? पाइथागोरस ऐसे होती है, ये होता है परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा? 100। तो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑल द मेंबर ऑफ अ क्लब वेंट टू मुंबई एंड स्टेड इन होटल। ठीक है, ऑन अ फर्स्ट डे 80% वेंट फॉर शॉपिंग एंड 50% वेंट फॉर साइट सीइंग। ठीक है, 10% क्या है? टुक रेस्ट इन दी होटल। तो देखो इसको भी हम परसेंटेज लेके चलते हैं कि लेट जो टोटल मेंबर होंगे ना, हम इनको मान लेते हैं 100%। ठीक है, हाँ यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसे। लेट टोटल मेंबर कितने हमने मान लिए? 100%। 10% जो थे ये क्या कर रहे थे? रेस्ट कर रहे थे होटल पे। तो यानी बचे कितने अब? 90% जो थे ये लोग गए हुए थे, जिसमें से 80% जो थे ये शॉपिंग के लिए गए थे एंड 30% वेंट फॉर साइट सीइंग। ठीक है, तो 80% जो थे ये कहाँ गए थे? शॉपिंग के लिए। और 50% साइट सीइंग के लिए गए थे घूमने। तो टोटल कितने हो गए? 130% हो गए। जबकि हमारे पास जो बंदे गए थे वो टोटल कितने हैं? 90% ही बंदे गए। यानी 40% ऐसे लोग हैं जो दोनों गए होंगे। ठीक है, शॉपिंग एज वेल एज साइट सीइंग। ठीक है, क्योंकि देख रहे हो 130 और 90 डिफरेंस कितना आ गया? 40%। तो इसका अब हम वेन डायग्राम बना सकते हैं ये ऐसे कि 40% बंदे ऐसे होंगे जो दोनों के लिए गए होंगे। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ कंक्लूजन इज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टोटल 80% शॉपिंग के लिए गए थे, जिसमें से 40% तो ये हो गए, तो बचे कितने और? 40% यहाँ पे तो शॉपिंग के लिए गए होंगे। ऐसे ही साइट सीइंग के लिए टोटल 50% लोग थे, जिसमें से 40% तो ये आ गए, तो बचे कितने? 10% लोग ही गए होंगे। अगर तुम इनको ऐड करोगे तो ये इसको सेटिस्फाई करा रहा होगा 90% को। ठीक है, तो अब देखो 40% बंदे दोनों के लिए गए थे, 40% जो थे ये सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग के लिए, 10% जो थे ये साइट सीइंग के लिए गए थे। तो स्टेटमेंट देखते हैं। 40% ऑफ द मेंबर वेंट फॉर शॉपिंग एज वेल एज साइट सीइंग। बिल्कुल सही बात है कि जो हमने बनाया था वेन डायग्राम, 40%, 40%, 10%। तो 40% गए, बिल्कुल सही है। सेकंड क्या है? 20% ऑफ द मेंबर वेंट फॉर शॉपिंग। नहीं, शॉपिंग के लिए तो 40 लोग गए थे। 40 गए थे ना टोटल, कितने में? 90 में। तो ये तो कहीं से नहीं आ रहा 20%। ठीक है, इसको हटा दो। वैसे हमें 40% ही है, तो 20% तो होगा नहीं इसका आंसर। तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये परसेंटेज से लेके ही इसको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को एक्स लेके मत सॉल्व करना। जैसे एक्स लोगे ना तो पॉइंट में चला जाएगा, 0.8, 0.5, तो यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए 100 लेके सॉल्व करो इसे। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि इन अ स्कूल 60% ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट। ठीक है, 60% जो है ये क्रिकेट खेलते हैं, 60% क्रिकेट। ठीक है, स्टूडेंट हु डज नॉट प्ले क्रिकेट प्लेज फुटबॉल, यानी 40% फुटबॉल। ठीक है, एवरी फुटबॉल प्लेयर हैज गॉट टू व्हीलर, यानी ये जितने हैं इनके पास टू व्हीलर है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन नॉट बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव डाटा। ठीक है, इनमें से हम कौन सा कंक्लूजन नहीं निकाल सकते? तो जब भी ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, इस पे ऑलवेज स्टिक टू द क्वेश्चन। सिर्फ क्वेश्चन पे ही स्टिक रहो, बिल्कुल भी इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, ना ही अपना दिमाग लगाने की जरूरत है। जो क्वेश्चन में बोल रहा है अगर वो स्टेटमेंट फुलफिल कर रही है तो ठीक है, अदरवाइज वो गलत है। तो आ जाओ यहाँ पे देखते हैं। 60% ऑफ द स्टूडेंट डू नॉट हैव अ टू व्हीलर। क्या इसके बारे में बोला है इसने? 60% के बारे में क्वेश्चन में कोई और भी इंफॉर्मेशन है? नहीं है, सिर्फ तीन इंफॉर्मेशन है। 60% क्रिकेट खेलते हैं, 40% फुटबॉल खेलते हैं, और जो 40% है इनके पास टू व्हीलर है। अगर वो ओनली लगा देता ना कि ओनली फुटबॉल प्लेयर हैज टू व्हीलर, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाती। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अभी क्या है? गलत है। अब देखो सेकंड देखो, नो क्रिकेट प्लेयर हैज टू व्हीलर। क्रिकेट प्लेयर के बारे में टू और टू व्हीलर का रिलेशन ही नहीं है कहीं पे। क्रिकेट प्लेयर डू नॉट प्ले फुटबॉल, ये वाले भी इंफॉर्मेशन कहीं पे नहीं दी है कि जो क्रिकेट प्लेयर है वो क्या है? फुटबॉल नहीं खेलेगा। ठीक है, बस इसने इतना बोला 60% खेलते हैं, 40% में फुटबॉल खेलते हैं बस। तो इसका आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में हमेशा यही सोचना कि जो क्वेश्चन में दिया है तुम्हें उसी से उसका आंसर निकालना है। तुम्हें बिल्कुल भी स्टिक नहीं करना है, या फिर बिल्कुल मत सोचना कि एक्स्ट्रा एजम्पशन कुछ भी मत निकालना। सिर्फ और सिर्फ इतना सोचना कि जो क्वेश्चन में दिया है तुम्हें उसका आंसर निकालना है। ठीक है, अब आ जाओ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है रेशियो का क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि द रेशियो ऑफ अ टू डिजिट नेचुरल नंबर, the ratio of two-digit natural number to a number formed by reversing the digit is
टू डिजिट का नंबर हम कैसे लिख सकते हैं, 10x+y। ठीक है, क्यों ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि जो 11 होता है ना, ये होती है वंस डिजिट और ये होती है टेंस डिजिट। ठीक है, तभी ना 11 होगा। ये इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, देखो बिल्कुल बेसिक बताता हूँ। ये 11 है ना, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 × 10 + 1 दैट इज 11। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे किया। मैंने दो डिजिट नंबर माना है x और y, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10x+y। ठीक है, तो मुझे क्या कह रहा है कि 10x+y, और जब मैं इसका रिवर्स करूंगा यानी 10y+x, इसका जब मैं रेशियो लूंगा तो मुझे 4y7 आएगा। ठीक है, तो अब इसको आ जाओ सॉल्व करते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा, 70x+7y। ठीक है, 40y+4x। तो अब ये कितना आ रहा है हमारा, 66x इज इक्वल टू 33y। यानी x बाय वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2। यानी हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, नेक्स्ट पेज है कि नहीं है, नहीं है इस पर। तो आ जाओ देखते हैं क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, अब यहाँ पे रख दो y की वैल्यू। तो y इज इक्वल टू 2x जैसे ही हम रखेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 12x अपॉन, यहाँ पे कितना आ गया, y इज इक्वल टू 2x रखेंगे तो ये 20 और 21। ठीक है, ये x से x कट गया। तो देखो पहला नंबर हमको मिल गया 12/21, क्योंकि इसका जब हम रेशियो लेंगे तो 4/7 आएगा। अब देखो कितने पेयर बन सकते हैं, जब भी ऐसा तुम्हें क्वेश्चन दिखे कि तुमको एक रेशियो दिया है और उससे पूछ रहा है कि आगे और कितने पेयर बन सकते हैं, तो सिर्फ याद रखना इसके मल्टीपल का ही पेयर बनेगा। अगर तुम यहाँ 13 ले लोगे ना, 13 और 31 बिल्कुल नहीं होंगे। 14 ले लो, 14 और 41 नहीं बनेगा। 15 और 51 ले लो, बिल्कुल नहीं बनेगा। इसके मल्टीपल ही होंगे। तो 12 का मल्टीपल कौन है, 24 या 42, 36 63, ठीक है, 48 84। और जैसे ही तुम 60 ले लोगे और 06 लोगे तो यहाँ पे तुम्हारे पेयर नहीं बनेंगे। तो कितने पेयर बनना है, 1 2 3 4। तो इसका आंसर क्या होगा, 4। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना कि रेशियो दिया है, पूछ रहा और कितने पेयर बन सकते हैं, तो हमेशा उस रेशियो का मल्टीपल को ही प्रेफर करना। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पे क्या कह रहा है कि इन एग्जामिनेशन ए हैज स्कोर 20 मार्क्स मोर देन बी। ए ने 20 नंबर ज्यादा स्कोर किए। बी हैज स्कोर्ड 5% लेस मार्क्स देन ए, 5% कम। अब मैंने 5% तुम्हें बताया, 5% को तुम कैसे लिख सकते हो, 5/100 यानी 1/20 लिख सकते हो, यानी 20 में एक कम। तो ठीक है, यानी ए और बी के अगर तुम मार्क्स देखोगे तो ए के मार्क्स 20 हैं, 20 में अगर एक लेस करेंगे तो बी के मार्क्स आ जाएंगे। तो बी के कितने हैं, 19 नंबर। अब यहाँ क्या कह रहा है कि ए हैज स्कोर 20 मार्क्स मोर देन बी, जबकि तुमको यहाँ दिख रहा है कि ए के एक नंबर ज्यादा है, पर एक यूनिट ज्यादा है बी से। यूनिट पे बात करते हैं, ठीक है। तो जो एक यूनिट की वैल्यू है वो क्वेश्चन में क्या दी है, 20 मार्क्स। ठीक है, तो जो 20 यूनिट की वैल्यू है वो कितनी होगी, 400 मार्क्स होगी ना, इंटू हो जाएगा इससे। और क्या कह रहे हैं कि 20 नंबर ही ज्यादा है, तो इस पे 20 जैसे ही हम माइनस करेंगे तो 380 नंबर किसके आ जाएंगे, बी के आ जाएंगे। तो बी के मार्क्स कितने हैं, 380 मार्क्स हैं बी के। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। गीता, सीता एंड गीता स्विमिंग पे जाती हैं आफ्टर अ गैप ऑफ एवरी 2 डे and 3 days respectively on 1st January. Both of them went for swimming together. अब वो दोबारा कब जाएंगे स्विमिंग करने, ठीक है। अब देखते हैं इस पे क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, कि 1 जनवरी जैसे सबके सब हम सब रेजोल्यूशन लेते हैं कि भाई नया साल है, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उसके बाद जैसे टाइम जाता है तो हमारी सुस्ती हो जाती है, फिर हम जाते नहीं हैं। ऐसे ही सीता और गीता ने भी किया। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि विल गो टुगेदर नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे भी इसने क्या बात की, टुगेदर। स्टार्टिंग में जिस क्वेश्चन में मैंने आपको एलसीएम बताया था उस पर भी मैंने बात की थी, एज वेल एज। जब भी ऐसा आए तो हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, कौन सा ऐसा नंबर जो 2 और 3 से डिवाइड हो जाए, दैट इज 6। तो यानी 1 जनवरी के बाद 6 दिन और ऐड करने के बाद ये दोनों फिर से साथ में जाएंगी, यानी आंसर इज दी 7 जनवरी। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना कि ये गैप है, इतने दिन का गैप है और इतना कोई नंबर 4 से डिवाइड है, 6 से डिवाइड है, कोई 8 से डिवाइड है, फिर ये बाद में कैसे साथ में होंगे या फिर साथ में जाएंगे या फिर नंबर कौन सा है जो सबसे डिवाइड है, तो हमेशा इन सब के केस में हम एलसीएम को प्रेफर करते हैं। और जहाँ पे डिफरेंस की बात कर दे सॉरी, जहाँ डिफरेंस की बात करते वहाँ हम हमेशा एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है,
अब आ जाओ अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पे क्या कह रहा है कि एक्स वाई जेड आर द थ्री कंटेस्टेंट इन अ रेस ऑफ 1000 मीटर। ठीक है, 1000 मीटर की रेस है, एक्स वाई जेड है, एंड एक्स गिव वाई स्टार्ट ऑफ 40 मीटर। एक्स ने वाई को 40 मीटर का स्टार्ट दिया, एक्स ने जेड को 64 मीटर का स्टार्ट दिया, और ये टोटल 1000 मीटर की रेस है। यानी इसका क्या मतलब है, आ जाओ यहाँ पे करते हैं एक्स वाई और जेड। अगर एक्स 1000 मीटर भागेगा तो वाई को 40 मीटर की लीड थी, तो वाई कितना भागेगा 960, और इसको कितने की लीड थी 64 की लीड थी। यानी ये कितना भागेगा 936, है ना। 1000 मीटर की रेस में जब ये 1000 भागेगा, ये 960 भागेगा, और ये भागेगा 936। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ वाई एंड जेड वर टू कंप्लीट रेस ऑफ 1000 मीटर, हाउ मेनी मीटर वुड वाई गिव टू जेड। अगर वाई और जेड 1000 मीटर भागे तो, अभी तो ये 1000 मीटर की रेस थी क्योंकि एक्स ने स्टार्ट दिया, इसलिए इतने इतने ये भागेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को अगर 1000 भागना हो तो वाई कितना स्टार्ट देगा जेड को, तो वाई जब 900 यूनिटरी मेथड इस पे लगाते हैं, ठीक है, अगर वाई 960 मीटर भागता है उस टाइम में जेड कितना भागेगा 936, कि 1 मीटर भागेगा तो कितना हो जाएगा 960, और जब ये 1000 मीटर भागेगा तो कितना हो जाएगा 1000। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करना और फिर मुझे बताना कि वाई ने कितने मीटर का स्टार्ट दिया जेड को। ठीक है, आप मुझे इसका आंसर भी कमेंट करना, क्वेश्चन नंबर 16, ये भी आपका होमवर्क है। आप कैलकुलेशन करके ए बी सी मार के मुझे बताना, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, अब आ जाओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 25, इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 एंड y इज लेस देन और इक्वल टू 40। ठीक है, इसका मतलब पता है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन, इसका मतलब क्या है कि x या तो 25 होगा या 25 से बड़ी संख्या, यानी 26 हो सकता है, 27 हो सकता है, इन्फिनिटी। ऐसे ही y सब या तो 40 होगा या फिर 40 से कम होगा, 39 हो सकता है, 37, 36। ठीक है, ऐसे ही। अब देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक्स इज ग्रेटर देन वाई, कहीं से लग रहा है कि अगर एक्स हम 25 लेते हैं, पहली वैल्यू उठा लेते हैं वाई 40, तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा, तो ये गलत। दूसरा देखो एक्स माइनस वाई माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 15, वाई माइनस एक्स अगर अपन करते हैं तो 40 माइनस अगर 25 करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है 15 आ रहा है। ठीक है, यानी इक्वल टू आ रहा है, ग्रेटर देन तो नहीं है। एक और चले जाओ, यानी तुम ये 26 ले लो और इसको ले लो 39 और माइनस करके दो, 39 माइनस 26 13 आ रहा है, क्या ग्रेटर देन है, नहीं, तो ये भी गलत। y माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 15, बिल्कुल सही बात है। 15 कब आ रहा है, जब हम इक्वल टू वैल्यू ले लो और उससे कम लेंगे तो 15 से कम आंसर आएगा। तो आंसर सॉरी आंसर सी इज दी करेक्ट आंसर इसका 17 का। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। क्या कह रहा है कि इना वॉज बोर्न 4 ईयर आफ्टर हर पेरेंट्स मैरिज। ठीक है, जब पेरेंट्स की मैरिज हुई उसके 4 साल बाद इना हुई। हर मदर इज 3 ईयर यंगर देन हर फादर। ठीक है, ये भी हम याद रखेंगे, ये 3 साल छोटी है। एंड 24 ईयर ओल्डर देन इना। ठीक है, हु इज 13 ईयर ओल्ड, किसकी हु की बात कर रहा है, इना। ठीक है, सेकंड पर्सन। तो इना की अगर 13 साल है तो उसकी मदर की एज कितनी होगी 24 ईयर, यानी 37। ठीक है, अब ये मदर जो है फादर से 3 साल छोटी है, तो फादर की एज कितनी होगी 40 साल होगी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर ईना जो थी ये 13 साल की थी। ठीक है, अगर हम ये सपोज करते हैं कि ईना 4 साल पहले ही अगर हो गई होती तो इसकी एज कितनी होती, 17 साल होती, 17 साल होती ना। 17 को जैसे ही तुम माइनस करोगे तो 23 आ जाएगा, यानी 23 वो एज होगी जब इसके फादर की शादी हुई थी, एट विच एज इन फादर गेट मैरिड। तो इसका आंसर क्या होगा 23 से। समझ है ना कैसे की, क्योंकि इन्हें की अभी 13 साल दे रखी है, और अगर ये तो अगर वो 4 साल पहले और पैदा हो गई होती, ठीक है, अगर वो 4 साल और पहले पैदा हो गई होती तो इसकी 17 साल एज हो जाती। तो जब 17 साल एज थी तभी से अपने शादी हुई थी, तो माइनस करोगे तो फादर की एज आ जाएगी कि फादर की एज कितनी होगी इसकी। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट लेते हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है कि राकेश हैड अ मनी टू बाय 8 मोबाइल हैंडसेट। ठीक है, ऑफ अ स्पेसिफिक कंपनी, बट retailer offer a very good discount on a particular handset. Rakesh could buy 10 mobile handset with the amount he had. ठीक है, यानी वो उसके पास 8 फोन लेने के पैसे थे, बट रिटेलर ने उसको अच्छा खासा डिस्काउंट दिया तो उसने 10 हैंडसेट खरीद लिए। ठीक है, एक शॉर्ट अप्रोच बताता हूँ।
8 थे और उसने 10 खरीदे, यानी कितने ज़्यादा खरीदे? 2। 2 का डिस्काउंट कितना? 10 पे कितने का डिस्काउंट हो गया? 20%। ठीक है, ये तो हो गया एक लाइन का। अब देखो इसको थोड़ा सा और बताओ, जिसको क्लियर समझ में नहीं आया हो उसके लिए बता रहा हूँ कैसे करते हैं। ठीक है, तो वही है, लेट कर लो कि एक हैंडसेट की प्राइस कितनी है? 100 रुपीज़ है। ठीक है, वो उसको 8 खरीदने थे, यानी उसके 800 रुपये होनी चाहिए थी। बट उसने कितने? 10 हैंडसेट खरीदे, यानी उसने 1000 रुपये के खरीदे। तो 800 थे बट उसने 1000 के खरीदे, तो उसने कितने ज्यादा खरीदे? 200 ज्यादा खरीदे। किस पे? 1000 पे। तो इसका परसेंट निकाल दो, 2 जीरो से 2 जीरो ये गया, यानी 20% इज दी आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? बी। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या कह रहे हैं? द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट आर गिवन टू बी 40। ठीक है, 100 स्टूडेंट है, उनका एवरेज कितना है? 40। बाद में देखा गया कि एक स्टूडेंट के मार्क्स थे 53, लेकिन उसको 83 काउंट कर लिया गया। भाई साहब, 53 था और 83 काउंट कर लिया, तो डिफरेंस कितना होगा इनके बीच का? 30 ज्यादा काउंट किए ना, 30 ज्यादा काउंट किए। तो अगर ये 30 कम होगा तो इससे एवरेज भी तो कम होगा ना। यानी अगर नंबर या तो बढ़ेगा तो एवरेज बढ़ेगा, वो घटेगा तो एवरेज भी घटेगा। ठीक है, तो 30 ज्यादा काउंट किए कितने स्टूडेंट्स में? 100 स्टूडेंट्स में। यानी 0.3 कम होगा, किस पे? एवरेज पे कम होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 39.7। अगर यहीं पे क्वेश्चन उल्टा होता, उसके 83 मार्क्स थे और उसको 53 काउंट किया गया, तो डिफरेंस कितना आ गया? यानी 30 नंबर कम काउंट किए गए उसके। ठीक है, यहाँ पे 30 ज्यादा काउंट कर लिया गया था, एक्स्ट्रा 30 काउंट किया गया था, वो 30 घटेगा। यहाँ पे तुमने 30 कम काउंट किया, इसलिए जो 30 था कितने? 100 स्टूडेंट में, यानी 0.3 बढ़ेगा अब। ठीक है, क्योंकि तुमने कम काउंट किया था। तो जब तुम इसको बढ़ाओगे तब जाके एवरेज जो होगा ये बराबर होगा। तो ये अगर क्वेश्चन ऐसा होता, इसके 83 मार्क्स होते और वो 53 काउंट होता, तो एवरेज जो था वो कितना बढ़ जाता? 0.3 बढ़ जाता है एवरेज। तो कितना हो जाता है इसका आंसर? 40.3 हो जाता। ठीक है, और अभी कितना है आंसर? क्योंकि इसने ज्यादा काउंट किया था इसलिए कम होगा, तो एवरेज कितना होगा? 39.7। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है सीरीज का क्वेश्चन, ये वैसे रीजनिंग का क्वेश्चन है, बट ठीक है इस पे आ गया है। और नेक्स्ट वीडियो हमारी रीजनिंग पे होगी, हम उस पे रीजनिंग के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 2019 के। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको सबसे पहले तो इसके भी रीजनिंग, ये नंबर सीरीज सॉल्व करने का ना 2-3 तरीके होते हैं। सबसे पहले अगर तुमको दिख रहा है कि ये बहुत ही कम कम डिक्रीज हो रहा है, तो पहला है कि डिफरेंस चेक करो। ठीक है, या फिर सम चेक करो। और अगर नंबर ड्रास्टिक चेंज हो रहा है, जैसे 1, 4, 64, 256 ऐसा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? कि मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, और अगर ऐसा हो रहा है कि 1000 है, फिर आ गया तुम्हारा 500, 200, 10, ऐसे एकदम से अगर डिक्रीज हो रहा है, तो क्या चांसेस हो सकते हैं कि डिवीजन डिवाइड हो रहा हो किसी से। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं हम कि सॉल्व करते हैं इसको। ये क्या कह रहा है? सबसे पहला क्या है? 132, 29, 24, 117, 106। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम डिफरेंस चेक करेंगे तो कितने का डिफरेंस है? 3। यहाँ पे 5। यहाँ पे डिफरेंस चेक करेंगे तो कितने का है? 7। यहाँ पे चेक करेंगे तो कितने का है? 11 का। तो क्या दिख रहा है तुमको? 3, 5, 7, 11 से क्या समझ में आ रहा है? कि ये एक प्राइम नंबर है। ठीक है, ये एक प्राइम नंबर है। इसको ऑड मत कैलकुलेट, क्योंकि ऑड के लिए तुमको 9 मिस है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 9 जैसे ही नहीं है 11 आया, तुम्हारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ये एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो कि खुद से या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, डिविजिबल बाय इटसेल्फ और बाय 1। ठीक है, ये होते हैं प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर क्या होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आता है। सिर्फ और सिर्फ इवन एक प्राइम नंबर होता है, जिसको बोलते हैं हम 2। 2 इज दी ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे 3, 5, 7, 11, नेक्स्ट कौन सा प्राइम नंबर है? 13। ठीक है, 93 में प्लस करोगे तो इतना आ जाएगा। 13 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा है? 17। तो 17 जैसे ही तुम इस पे करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 76। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन आर इंक्रीज बाय द सेम पॉजिटिव क्वांटिटी विच इज ग्रेटर देन जीरो, द रिजल्टिंग फ्रैक्शन इज। ठीक है, तो हम कोई भी एक फ्रैक्शन उठा लेते हैं, 2/3 ले लो। अब क्या कह रहा है कि अगर हम इसको सेम पॉजिटिव नंबर से इंक्रीज करेंगे तो कितना हो गया? ये 3/4 हो गया। तो रिजल्ट क्या होगा? सबसे पहले 2/3 था, 2/3 कितना हो जाएगा? 0.66 होता है। ठीक है,
जैसे ही हम इस पे इंक्रीज किए 3/4 हो गया, 3/4 का आंसर कितना हो जाएगा 0.75। तो ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो जब ये इंक्रीज हो गया तो तुम्हें पता है कि ऑलवेज ग्रेटर देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन। बाकी फ्रैक्शन में आप भी करके देख लेना, एक बार 5/6 लेके देख लेना कि 5/6 की वैल्यू कितनी आ रही है, फिर आ रहा है 6/7 की कितनी आ रही है। ठीक है, तो ये हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन ही होगा, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है सेम नंबर से। अगर यहीं पे डिक्रीज हो रहा होता माइनस सेम नंबर से, तो फ्रैक्शन क्या आता, लेस फ्रैक्शन आता है। ठीक है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। 4 196। अब देखो यहाँ पे ना एक और कंसेप्ट है कि जैसे देखो 4 था, 4 से 196 वो इंक्रीज हुआ, फिर एकदम से डिक्रीज हो गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे दो पैटर्न फॉलो हो रहे हैं सीरीज सॉल्व करने के। ठीक है, एक पैटर्न तो 4 16 36 में लग रहा है, दूसरा 196 144। और क्योंकि जब भी सीरीज एकदम से इंक्रीज हो और फिर डिक्रीज हो जाए, एकदम से और फिर इंक्रीज हो फिर डिक्रीज हो जाए, इसका मतलब क्या है कि कोई दो पैटर्न फॉलो होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आ जाओ पैटर्न देखते हैं सबसे पहले। अब देखो 4 है 16 है, तुमको समझ में आ रहा है 16 जो होता है ये 4 का स्क्वायर होता है, 4 जो होता है ये 2 का स्क्वायर होता है, ये किसका है 4 का स्क्वायर, ये किसका है 6 का स्क्वायर। ठीक है, ये है 8 का स्क्वायर। ये तो पता चल गया कि ये इवन नंबर का स्क्वायर कर रहा है, यानी x के बाद जो होना चाहिए 10 का स्क्वायर यानी 100 आएगा यहाँ पे। ठीक है, बट हमें तो x फाइंड करना है, x आएगा दूसरी सीरीज से 196 और 144। देखो डिफरेंस कम है ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं कि 3 डिजिट से 4 डिजिट हो गया, इसलिए सबसे पहले डिफरेंस चेक करेंगे। तो 196 और 144 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 52 का डिफरेंस है इनके बीच में। ठीक है, इसके बीच में 52 का डिफरेंस है। अब 144 और 100 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 44 का। और इनके बीच का 8 का डिफरेंस। तो पॉसिबिलिटी है कि या तो 8 का होगा या फिर 10 का डिफरेंस हो सकता है। तो हम सबसे पहले 8 का डिफरेंस चेक करेंगे। तो 100 के बाद जब भी डिफरेंस 100 नहीं सॉरी, इस पे 44 का 8 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 32 का। ठीक है, और 32 को जैसे ही हम 100 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 68 आ रहा है। ठीक है, 42 और 8 जैसे नहीं सॉरी, यहाँ पे 36 होगा, ये 36 होगा, 8 जैसी जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 64। तो 64 ऑप्शन में है ना। ठीक है, तो हमारा 64 सही है। एक बार हम 10 को भी रख के देख सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है ना कि 8 का यहाँ डिफरेंस है, आगे में 10 का हो, 2 का इंक्रीज हो रहा हो। तो 10 का डिफरेंस जैसे ही रखेंगे तो कितना आ रहा है यहाँ पे, 10 का डिफरेंस रखेंगे 34 आएगा, यानी 66 ऑप्शन में नहीं है। इसलिए हमारा पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, इसको एक बार रब करके दिखाता हूँ क्लियर। ठीक है, तो हमारा पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है कि यहाँ से यहाँ तक में कितने का डिफरेंस है 52 का, यहाँ से यहाँ 44 का यानी 8 का, और यहाँ पे भी 8 का डिफरेंस होगा यानी 32 का। 32 का जाने के बाद 68, तो x की वैल्यू जो होगी सॉरी वो क्या होगी 66 का, 36 का तो 64 आएगा आंसर। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 64। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्या कह रहा है कि इन अ ग्रुप ऑफ 15 पीपल, ठीक है, 7 कैन रीड फ्रेंच। ठीक है, 15 लोग हैं जिसमें से 7 जो है ये फ्रेंच पढ़ सकते हैं, 8 जो है ये इंग्लिश पढ़ सकते हैं, और 3 ऑफ देम कैन रीड नाइदर ऑफ द टू लैंग्वेज। 3 ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो अगर हम इस पे सेट का रूल लगाएंगे तो 7 + 8 - 3 यानी 15 - 3 यानी 12। ठीक है, तो इस पे देखो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ पीपल हु कैन रीड एग्जैक्टली वन लैंग्वेज। तो 3 जो है ना, ये तो कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ सकते, तो 3 को तो पहले ही हटा दो। तो बच्चे कितने, 12 बच्चे, जिसमें से 7 जो है ये फ्रेंच और 8 जो है ये कर सकते हैं, ये तुम्हारी इंग्लिश पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका सेट बना दो। तो 7 और 12 7 7 14 और एक 15 यानी 3 लोग ऐसे हैं दोनों पढ़ सकते हैं। तो जब 3 ऐसे आ गए तो 4 जो होंगे ये सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे फ्रेंच, क्योंकि टोटल फ्रेंच कितने पढ़ने हैं 7, 4 + 3 7। और ऐसे ही 8 लोग जो हैं ये क्या पढ़ सकते हैं इंग्लिश। तो 3 तो इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं फ्रेंच भी पढ़ सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हैं 5। तो यहाँ पे क्या कह रहा था, नंबर ऑफ पीपल हु कैन रीड एग्जैक्टली वन लैंग्वेज। तो 5 और 4 9, 9 लोग ऐसे हैं जो एग्जैक्टली वन लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये वाला एक बार और पढ़ बता देता हूँ, शायद क्लियर नहीं हुआ होगा ये क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, देखो टोटल कितने थे, 15 लोग थे, जिसमें से 7 फ्रेंच पढ़ सकते हैं, 8 इंग्लिश पढ़ सकते हैं, 3 ऐसे हैं
जो कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो ये 3 को तो पहले माइनस कर दो इससे, तो बचे कितने, 12 लोग। अब 12 में 7 फ्रेंच और 8 इंग्लिश, तो जब इनको ऐड करोगे तो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, ठीक है। 15 आ रहा है, इसका मतलब 3 लोग ऐसे होंगे जो दोनों लैंग्वेज पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो अब इसका सेट बनाते हैं, कैसा होगा, ये फ्रेंच का हो गया, ये हो गया इंग्लिश का। 3 लोग ऐसे होंगे जो दोनों पढ़ रहे होंगे। अब फ्रेंच पढ़ने वाले कितने हैं, 7। तो 7 में जब 3 यहाँ पे आ गया तो 4 माइनस 7 माइनस 3 करोगे तो 4 आ जाएगा। ऐसे ही 3 यहाँ पे है तो 8 माइनस 3 करोगे तो 5 यहाँ पे आ जाएगा। और टोटल सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज पढ़ने वाले कितने हो गए, 9 लोग। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे क्या बोल रहा है कि a printer number the number of pages of a book starting with 1 and use 3089 digit in all, ठीक है। How many pages does the book have, यानी इसने एक प्रिंटर ने पेज नंबर 1 से लेकर के एक मतलब डिजिट प्रेस की 1 to 3089 तक, तो इसने पता करना है कितने नंबर ऑफ पेजेस होंगे, ठीक है। तो इसका एक कंसेप्ट है, पहला कंसेप्ट इस पे क्या है कि 1 से 9 अगर हम कोई भी नंबर इंटर करेंगे तो हम कितनी बार प्रेस करेंगे उस नंबर को, 1 टाइम्स, ठीक है। और अगर हम 10 से लेकर के 99 तक जाएंगे तो हमको अगर कोई भी नंबर एंटर करना हो तो हम कितनी बार डिजिट प्रेस करेंगे, 2 बार, ठीक है, 2 टाइम्स। और ऐसे ही अगर हमें 100 से 999 तक जाना हुआ तो हम कितनी बार डिजिट प्रेस करेंगे, 3 टाइम्स प्रेस करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से जब हम 1 से 9 बार जाएंगे तो डिजिट कितनी बार प्रेस होगी, 1 टाइम होगी, कितने, 9 डिजिट्स को, टोटल कितना आ गया, 9। ऐसे ही जब हम 10 से लेकर के 99 तक जाएंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे हमारे, 10 से लेकर के 99 तक, ठीक है। तो इस पे हम एपी का यूज़ करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, 10 11 अप टू 99, ठीक है। इसका फॉर्मूला देख लेना, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है एपी में, लास्ट टर्म हमारा क्या है, ये प्लस फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, डी हमारा क्या है, डिफरेंस होता है, डिफरेंस क्या है, 11 माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो यहाँ से नंबर ऑफ टर्म कितना आ जाएंगे हमारे, 90 आएंगे। और 90, और जब हम 2 टाइम्स प्रेस करेंगे एक, टोटल कितना हो जाएगा, 90 इंटू टू दैट इज 180, ठीक है, इसको और इसको। अब फ्रॉम 100 टू 999 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे कितने होंगे, 900 होंगे, ठीक है। जैसे 10 से 99 के बीच में 90 थे तो इंटू 10 होगा, इंटू 10 इस पे भी हो जाएगा, तो यहाँ 900 टर्म होंगे। और 3 टाइम्स हर एक डिजिट को प्रेस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कितनी होंगी, ये 2700 टाइम्स प्रेस हो जाएगा। तो इन तीनों को ऐड कर दो, इसको 9 को, 180 को, 27 को, ठीक है। तो हमने 189 इस पे ऐड कर दिया, टोटल कितने हो गए, 2889 टाइम्स हमने डिजिट प्रेस कर दी, ठीक है। यानी हमें पता है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिला कि फ्रॉम 1 टू 999 तक कितने बार डिजिट आई, 2889 टाइम्स हमने प्रेस की डिजिट, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या बोले हैं, टोटल कितनी यूज हुई है, 3089, 3089 टोटल यूज हुई है। और 1 टू 990 तक कितने हैं, 2889, 2889, ये कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 999 तक। और टोटल अभी कितना बचा है, 200 डिजिट और बची है, ठीक है। यानी अब 999 के बाद अब कितनी आएंगी, 1000 से 4 डिजिट आ रही है ना इस पे, 1 2 3 4 4 डिजिट, ठीक है। और ये टोटल कितनी है, 200, तो नंबर ऑफ कितनी बार प्रेस होगा, ये 50 टाइम्स और एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। तो 999 में, क्योंकि यहाँ तक हम जा चुके थे, प्लस 50 और कर देंगे, यानी 9 14 और ये 10 0 49 पेजेस होंगे टोटल, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये 200 जो था, ये हमारे पास यूनिट था कि इतने डिजिट बचे थे, और 4 आता 1000 में, 4 डिजिट होते हैं, तो डिवाइड कर देंगे 4 से, तो वी विल गेट द नंबर ऑफ टाइम्स वी गेट द डिजिट, ठीक है। इस पे जैसे ही 50 ऐड करेंगे तो आंसर विल बी 1049, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन along with their parents, the average weight of children and their mother, ठीक है। एवरेज वेट ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन कितने हैं, 2, तो ठीक है, 2 चिल्ड्रन। एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज का एक फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन,
ठीक है, इज इक्वल टू एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, 2 चिल्ड्रन प्लस मदर। ठीक है, इन टोटल कितने हो गए, 2 ये और 3, टोटल हो गए 3 मेंबर। तो एवरेज वेट कितना है, 50, यानी 2 चिल्ड्रन प्लस मदर का वेट कितना आ गया, 153 को इधर भेज दिया। ऐसे ही द एवरेज वेट ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर फादर, 2 चिल्ड्रन प्लस फादर 52, यानी 156। ठीक है, इफ द वेट ऑफ फादर इज 60, यानी हमें एफ की वैल्यू 60 दी है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वेट ऑफ मदर। ठीक है, तो देखो आपको ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो एफ और एम के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, और एफ की वैल्यू 60 दे रखी है तो एम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आपको 26 वाले का भी, ये आपका होमवर्क है, आपको सिर्फ कमेंट में आंसर करना है 26 का आंसर क्या है ए बी सी में। ठीक है, कुछ नहीं करना, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना और फिर एफ की वैल्यू रख के एम की वैल्यू निकाल लेना मदर के एज की। ठीक है, अब आ जाओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। सपोज यू हैव अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रुपी करेंसी इन 3 डिनोमिनेशन 1, 10 एंड 50। इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन यू पे द बिल ऑफ 107 रुपीज। ठीक है, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसके पीछे हम 3 केस लेकर सॉल्व करेंगे इस पे। केस 1 क्या होगा, केस 1 हमारा, केस 1 क्या होगा हमारा, जब 50 रुपीज के जीरो कॉइन है हमारे पास, जीरो डिनोमिनेशन में होगा। ठीक है, केस 2 क्या होगा, जैसा 50 रुपीज का एक है, और केस 3 क्या होगा जब 50 रुपीज के हमारे पास दो है। ठीक है, अब देखो हमको टोटल कितना पे करना है, 107 रुपये। ठीक है, हमारे पास क्या क्या है, 1 रुपए के, 10 रुपए के और 50 रुपए के, ये है हमारे पास करेंसी जिसके थ्रू हमें ये पेमेंट करनी है। अगर हमारे पास केस 1 हम ये लेते हैं कि 50 रुपए के हमारे पास जीरो कॉइन है। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है इस पे, एक और चीज़ क्या हो सकती है कि 1 रुपए के हमारे पास 107 सिक्के हो, तो भी हम 107 रुपये पे कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या कंडीशन हो सकती है कि 50 के ज़ीरो हैं हमारे पास, ठीक, 10 के हमारे पास कितने हो, एक हो, तो कितना हो गया 10, और बचे 97 हमारे पास 1 रुपए के हो, तो हम इससे भी पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा तरीका हुआ कि 10 के दो सिक्के हो तो 20 हो जाएगा, और इसके कितने होंगे, 87 होंगे, तो भी हम पे कर पाएंगे। और ऐसे ही यहाँ पे जब हम जाएंगे 10 तक जाएंगे, ठीक है, यानी अगर हमारे पास 10 के 10 सिक्के हैं, तो यानी कितना हो गया, 100 रुपये हो गया, और एक के हमारे पास 7 रुपये होंगे, तो भी हम ये चीज़ पे कर पाएंगे। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 11 तरीके हो गए। 11 तरीके कौन से, जब 50 में का, जब 10 के जीरो हैं और एक के 107 है। इसके बाद 10 के एक, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक सेकेंड, ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कैसे करना है। कि 50 के ज़ीरो हैं, ठीक है, 10 के और एक के, पहले हमने 10 के भी ज़ीरो माने और इसके 107 माने, तो ये यहाँ पे 107 हो जाएगा। फिर इसके तो ज़ीरो ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो यहाँ पे 10 के इतने केसेस होंगे, टोटल नंबर ऑफ केस कितने हो जाएंगे, 11 केस हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 11 मेंशन कर दिया। अब हम चलते हैं सेकंड केस में, देखते हैं सेकंड में क्या है हमारे पास, कि जब 50 रुपए के हमारे पास एक सिक्के हैं, तो 10 का और 7 का कितने होंगे। ठीक है, जब 50 के एक है हमारे पास, तो 10 के क्या हो सकते हैं, अगर 10 के ज़ीरो होंगे तो, और 7 के कितने होंगे फिर, 7 के होंगे पूरे के पूरे 57 कॉइन्स, क्योंकि हम उससे 107 रुपये पे कर सकते हैं। अब 50 के एक है, ठीक है, ऐसे ही 10 के ज़ीरो, फिर 10 का एक, दो, तीन, चार, याद रखना सिर्फ 4 तक ही आएगा। और ऐसा क्यों, क्योंकि 5 जैसे ही तुम ले लोगे ना, तो 10 के 5 हो गए, यानी कितने, 50 हो गए, यानी 5 तक, सॉरी 5 तक 50 हो गए, और ये एक 50, तो यहाँ 50 100 और 1 रुपए के 7, तो टोटल आ गया 107। याद रखना 10 के जैसे ही तुम 6 लोगे तो ये हो जाएगा 60, और जैसे ही ये 60 हुआ, तुम्हारे पास 50 का एक है, तो कितना हो गया, 110 रुपये, नहीं तुमको तो देने कितने, 107 रुपये ही देने हैं, तो इसलिए यहाँ पे केस कहाँ तक आएगा, सिर्फ 5 तक। तो टोटल नंबर ऑफ इस पे कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर इस पे आएंगे 6 केस यहाँ पे आएंगे इसके सेकेंड केस के। ठीक है, अब देखो थर्ड केस तो बहुत ही सिंपल है, 50 के दो होंगे तो कितना हो गया, 100, एक ही केस है कि एक के तुम्हारे पास 7 होने चाहिए। ठीक है, तो एक केस ये, तो टोटल कितने हो गए, 11 6 और एक, टोटल नंबर ऑफ केस 18 तरीके से तुम ये बिल की पेमेंट कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा,
सी इज द करेक्ट आंसर। और याद रखना ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें जैसा कंसेप्ट क्लियर है ना, वो सी सेट में रुक ही नहीं सकता, बेस्ट क्वेश्चन है ये और एक पेज वाला, ठीक है। आपको आ गया ना कैसे कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक 20 मीटर टूवर्ड ईस्ट, ठीक है। यहाँ से किया 20 मीटर ईस्ट गया, ठीक है। वेयर हिज फ्रेंड, यहाँ पे बी कर लेना, बी ज्वाइंड हिम, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों मिल गए। दे वॉक 10 मीटर इन द सेम डायरेक्शन, दोनों 10 मीटर सेम डायरेक्शन में जाते हैं। देन ए टर्न लेफ्ट वाइल बी टर्न राइट एंड ट्रेवल 2 मीटर एंड 8 मीटर। तो ए जो है ये 2 मीटर गया और बी जो है अपने राइट में जाके 8 मीटर चला गया, ठीक है भाई साहब। अगेन बी टर्न टू द लेफ्ट एंड ट्रेवल 4 मीटर, बी 4 मीटर गया एंड फॉलोड बाय 5 मीटर टू हिज राइट, अपने राइट में, एक सेकेंड, यहाँ गया और फिर अपने राइट में 5 मीटर और चला गया, ठीक है। अपने ऑफिस आ गया यहाँ पे। ए टर्न राइट एंड ट्रेवल, तो ए अपने राइट में 12 मीटर गया और ऑफिस पहुंच गया, ठीक है। यहाँ पे तो देखो क्या पूछ रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफिस, ठीक है। दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है। तो ये कितनी है भाई साहब, ये 10 है, ठीक है। भाई ये है 5, 15, ये 4 हो गई यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितनी होगी 11। और यहाँ पे लगेगा पाइथागोरस, दिख रहा है ये, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था। तो पाइथागोरस यहाँ पे जब जैसे ही लगेगा तो आपको इसको सॉल्व करके मुझे बताना है कि आंसर कितना होगा शॉर्ट डिस्टेंस। मैं बता चुका हूँ पाइथागोरस का फॉर्मूला आपको, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आंसर बताना है कि कितनी डिस्टेंस होगी इन दोनों पॉइंट के बीच में, ठीक है। ये आपका क्या होगा, हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। आप फॉर्मूला लगा के मुझे आंसर कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 29। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट S1 एंड S2 फॉलोड बाय क्वेश्चन, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन को फोकस करना, एक्स्ट्रा दिमाग मत चलाना, एक्स्ट्रा माइंड इस पे दिमाग बिल्कुल ही मत चलाना, ठीक है। और जो पहले स्टेटमेंट देखते हैं, पी एंड क्यू आर द बोथ प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर हमारे पास कितने होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, ठीक है। S2 स्टेटमेंट क्या बोला, पी प्लस क्यू इज एन ऑड इंटीजर। अच्छा, p प्लस क्यू इज एन ऑड इंटीजर। अब ऑड इंटीजर कब होगा, अगर सपोज करो हम कोई दो प्राइम नंबर उठाते हैं, 3 और 5 उठा लेते हैं, तो जब भी हम इसको ऐड करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। 8 आ गया यानी ये इवन आ गया, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, ठीक है। ये स्टेटमेंट के हिसाब से तो नहीं आएगा। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इज पी क्यू एन ऑड इंटीजर, क्या पी क्यू एक ऑड इंटीजर है, क्या लगता है आपको। पी क्यू इज एन ऑड इंटीजर यानी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो क्या ऑड इंटीजर आएगा, ठीक है। अब देखो पहली जो स्टेटमेंट है उससे क्या इस क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है हमें, इस क्वेश्चन का क्या कह रहा है, इस पे आपको आंसर पता करना है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट जो है पी एंड क्यू, इस पे कह रहा है कि बोथ आर द प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर तो कुछ भी हो सकते हैं, तो इस पी क्यू एंड ऑड इंटीजर, तो यहाँ से ये चीज़ पता चलेगी नहीं, तो ये इसका आंसर देने के सफिशिएंट नहीं है। जबकि सेकंड स्टेटमेंट जो है, जो कह रहा है पी प्लस क्यू इज एन ऑड इंटीजर, पी प्लस क्यू इज एन ऑड इंटीजर, तो जैसे ही हम प्लस करेंगे p और q को, 3 और 5 दो नंबर से, तो ये इवन आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, नो। यानी सेकंड स्टेटमेंट इसका आंसर तो दे सकती है ना क्वेश्चन का, कि क्वेश्चन सही है या गलत है। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा S2, सेकंड स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 136 इज एडेड टू इतना, ठीक है, एंड द सम ऑब्टेन्ड इज 7A3, जो कि डिविजिबल है किससे, 3 से। अब 3 की डिविजिबिलिटी मैंने बताई थी कि जो सम होना चाहिए ये किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से। सेम ही केस 9 के साथ होता है, 9 की डिविजिबिलिटी में भी यही होना चाहिए कि जो सम होना चाहिए वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। अब देखो 7, 6 प्लस 7 13 होता है, एक ऊपर आ गया 3 प्लस 4, ओके। अब यहाँ हमसे क्या पूछा था, ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी। अब बी में हम चाहे तो हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हैं, यानी वैल्यू भी रख के देख लो। अगर 2 रखोगे तो कितना आएगा, 2 रखोगे तो 4 ये हो गया, 7 यहाँ पे हो गया, 7 आ गया तो 5 प्लस 1 6 होगा, तो 7 नहीं आएगा, तो ये तो नहीं हो सकता, ऑप्शन 2 नहीं होगा। अगर हम 5 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 रखेंगे तो 136 और 5 5 7 13, ये 8 9 और 6 नहीं आएगा, ये भी नहीं आ रहा है सम, क्योंकि यहाँ पे 7 चाहिए अपने को,
तो 5 भी नहीं होगा। 7 रख के देखो एक बार। जैसे ही हमने 7 रखा तो 7 6 13 होता है, 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 और 7 11 होगा, और 1 ऊपर आएगा, 5 6 और 7। क्या ये इसका सम जो है ये 3 से डिवाइड हो रहा है? 3 एक 4 + 11 यानी 11/3 नहीं डिवाइड होगा, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। तो द ओनली आंसर क्या होगा इसका? आंसर 8। ठीक है, आप हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट आप 8 पुट करके देख लो यहाँ पे कि हाँ अगर 3 + 1 4 हो रहा है तो, और हमको यहाँ पे कैरी भी 1 चाहिए, तो हम इस पे क्या ऐड करें जो कि 3 से भी डिविजिबल हो, तो दैट इज 8 + 4 12। 12 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसीलिए 8 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सुनीता कट अ शीट ऑफ पेपर इनटू 3 पीसेस। 3 पीस में इसने पेपर कट किया। लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ द 3 सिंगल डिजिट ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, 3 सिंगल डिजिट ऑड प्राइम नंबर क्या है? ऑड प्राइम नंबर 3 सिंगल डिजिट के, ठीक है, 2 3 5 हो सकता है, लेकिन ऑड बोल रहा है ना, ऑड प्राइम, तो 2 नहीं होगा, 3 5 7 हो सकता है। ठीक है, तो एवरेज क्या होगा इसका? हमेशा मिडिल टर्म होगा, तो L1 जो है वो आ गया 5। द लेंथ ऑफ सेकेंड पीस इज इक्वल टू द, सेकेंड पीस की लेंथ कितनी है? इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ थर्ड। ठीक है, L/3। ये किसकी है? सेकेंड पीस की लेंथ। अब क्या बोला है? थर्ड पीस इज एज लॉन्ग एज अदर टू पीस टुगेदर, यानी L3 जो है ये L1 + L2 है। L1 तो हमें पता ही है कि 5 है, तो L3 इज इक्वल टू 5 + L2। ये आ गया। अब देखो अपने को इक्वेशन बस सॉल्व करनी है। यहाँ पे L3 की वैल्यू रखनी है और अपने को L2 निकाल लेना है। अच्छा, इसको पूरा सॉल्व कर ही देते हैं। ठीक है, पेज नहीं है यहाँ पे, यहीं पे करना पड़ेगा। इसको मैं मिटा रहा हूँ ऊपर वाला। ठीक है, अब आ जाओ इस क्वेश्चन को उठाते हैं। हाँ, क्या इक्वेशन है? L2 इज इक्वल टू 5 + L3/3। ओके, और L3 की वैल्यू है ये, यानी अगर मैं L2 की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगा? L3 - 5 इज इक्वल टू 5 + L3/3। ठीक है, L3 - L3/3 इक्वल टू 10। तो 3 3 - 1 2, 2 L3/3 इक्वल टू 10 5, यानी L3 हमारा कितना आ गया? 15। जब L3 15 आ गया, L3 मेरा कितना आ गया? 15। ठीक है, तो L2 कितना आएगा? 10। ओके, और हमसे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल शीट, यानी L1 + L2 + L3। ऐड कर दो, आंसर कितना आएगा? डी इज द आंसर। ठीक है, क्योंकि 10 15 25 और 5, तो 30 आ जाएगा आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, मेन इस पे हिंट थी बस ये, ऑड प्राइम नंबर 3 5 7, ये इसकी ट्रिक थी। 2 मत उठा देना क्योंकि इवन है वो। अब आ जाओ ये क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी ट्रिपलेट एक्स वाई जेड सेटिस्फाई द इक्वेशन x + y + z = 6। ठीक है, ट्रिपलेट हमको देखनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा पाए। तो इसको परमुटेशन से भी कर सकते हो और तुम हिट एंड ट्रायल लगा के भी कर सकते हो। जैसे देखो, पहला तो सबको पता है 1 2 3। ठीक है, यानी टोटल इसका सम कितना आ गया? 6। अब ऐसे ही 1 2 3 है, इसको तुम चाहो तो सीधा सीधा 1 2 3, 1 2 3 को तुम क्या लिख सकते हो? 3 फैक्टोरियल ले सकते हो। कैसे लोगे? क्योंकि यहाँ पे तुम 2 1 3 भी लिख सकते हो, 3 1 2 भी लिख सकते हो, 1 3 2 भी लिख सकते हो। ऐसे करके तुम 3 फैक्टोरियल, इसको 3 फैक्टोरियल तरीके से इसको लिखा जा सकता है। 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 3 × 2 × 1, यानी टोटल 6 तरीके से। ठीक है, अब देखो और क्या हो सकता है यहाँ पे? 1 1 4, ये भी हो सकता है। और ये कितने तरीके से हो सकता है? 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 रिपीट हो रहा है ना, 1 और 1 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल, यानी ये कितना आ जाएगा? 3। अब देखो जैसे ही 6 और 3 आ गया, यानी 9 तुमको पता है 9 से ज़्यादा ही हो सकता है आंसर, क्योंकि एक 2 2 2 भी है हमारे पास। 2 2 2 कितना होगा? 1 टाइम। अगर इसको फैक्टोरियल के तरीके से करोगे तो कितना होगा? 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, क्योंकि रिपीटेड नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 3 बार। ऐसे ही यहाँ रिपीटेड नंबर ऑफ टर्म कितने थे? 2 बार। तो ऐसे ही जब ये करोगे तो इसका आंसर आएगा 1। तो टोटल कितने? 9, 9 + 1 दैट इज 10। 10 तरह के ऐसे ट्रिपलेट होंगी जो इसको सॉल्व कर सकती हैं। ठीक है, और ये है लास्ट क्वेश्चन हमारे 2019 के क्वांट के क्वेश्चनों का। ठीक है, रीजनिंग हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आ जाओ इसको देखते हैं। जैसे मैंने 8 का बता चुका है यार मैंने, है ना, 8 डिजिट नंबर है,
डिविजिबल बाय 3। ये लो, ये क्वेश्चन तो आप मुझे करके बताना, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में 3 की डिविजिबिलिटी बताई थी कि सम ऑफ द नंबर डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, तो इसमें कौन सी वैल्यू बी की होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 इज ऑल्सो होमवर्क फॉर यू, और आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट में जरूर करके बताना, ओके। एंड थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आज का ये सेशन हमारा पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे जिसमें हम रीजनिंग कराएंगे 2019 की, ठीक है, या फिर हम 2020 के क्वांट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इन दोनों में से कोई भी एक, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। आप टेलीग्राम में हैं, हमें फॉलो करिए, यूट्यूब है इस पर आप हमें फॉलो करिए, ट्विटर पे, और जीमेल में हम क्वेरी भेजते रहिए ज़रूर से ज़रूर, जो भी आपकी क्वेरी, ओके। थैंक यू।